आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द राइट साइड में। मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य, न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले ये मैप दिखाई पड़ रहा है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये जिस टाइम पीरियड का है, जिस टाइम फ्रेम का है, जिस टाइम लाइन का है, वो 7 to 12 सेंचुरी के बीच का है, यानी कि 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, 7th AD से लेकर 12th AD सेंचुरी के बीच जिन डायनेस्टीज़ का शासन भारत में रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त कुछ नई डायनेस्टीज़ उभर कर आ रही थी, इसलिए हमें उनके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से नए राजाओं का उदय हो रहा था। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स खास तरीके से मार्क किए गए हैं। इसमें पहला ब्लॉक अगर ऊपर से देखेंगे तो वो गुर्जर प्रतिहार बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है। नीचे आएंगे तो राष्ट्रकूट और बंगाल के साइड में जाएंगे तो पाल। ये 3 बड़े बड़े राज्य उभर कर आए, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये किस तरह से नए राजवंशों का उदय हो रहा था, जबकि उसी वक्त कई पुराने राज्य भी अस्तित्व में थे। तो जो पुराने राज्य थे जिनका अस्तित्व था, उस वक्त उन राजाओं के अधीन जो अधिकारी, जो सामंत, जो सेनापति, जो नायक कार्य करते थे, उन लोगों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, उन लोगों ने अपनी पावर्स को बढ़ाया। और पहले ये लोग अपने शासकों के ऑर्डर्स को मानते थे, अब उन्होंने उसको रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद शक्तिशाली हो चुके थे और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की एक सत्ता की स्थापना की। इसका एग्जाम्पल राष्ट्रकूटों के लिए देखने में आता है कि राष्ट्रकूटों के शासक थे दंत्य दुर्ग। पहले वो चालुक्य शासकों के कंट्रोल में थे, उनके अंडर में थे। धीरे धीरे दंत्य दुर्ग ने अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने अपने मास्टर, अपने जो स्वामी थे, उनको रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी बातों को रिफ्यूज़ कर दिया, उनके ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। इसके क्योंकि वो शुरू से एक क्षत्रिय जाति के नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया, इसका नाम था हिरण्यगर्भ। और इस यज्ञ के नाम से उन्होंने ये ऑथेंटिसिटी, ये अधिकार पा लिया कि वो भी एक शासक बन सकते हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार था। इसी तरह से कुछ ब्राह्मणों ने भी, जो कि पेशे से जिनका कार्य धार्मिक कार्यकलापों से जुड़ा हुआ था, उसमें भी गुर्जर प्रतिहारों का नाम आता है, जो ब्राह्मण थे, और इन्होंने भी धीरे धीरे राजस्थान में अपनी सत्ता की स्थापना की। और सत्ता की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कुछ नई नई उपाधियाँ, जैसे महाराजा धीराज है, त्रिभुवन है, इस तरह की नई नई उपाधियों को अर्जित करने का कार्य किया। अब इसके लिए इनको अपने राज्य को चलाने के लिए किस तरह से वो संसाधनों को जुटाते थे, तो इसका एक सीधा सा हमेशा से एक फॉर्मूला रहा है, एक सूत्र रहा है कि टैक्सेशन, कर लगाना। अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो। और जो उससे कर मिलता था, जो टैक्स मिलता था, उससे वो अपनी सेना के मेंटेनेंस में, सेना का रख रखाव करते थे, और उसी सेना का इस्तेमाल करके कई बार ये अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने की भी कोशिश करते थे, आसपास के राजाओं पर, आसपास के राज्यों पर अटैक करके। इसी वक्त में कुछ प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स मिले हुए हैं, कुछ अप्रेजल्स मिले हुए हैं। ये क्या होते थे? प्रशस्तियों का मतलब था कि ये वो एविडेंसेस आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कई पत्थरों में खुदे हुए हैं, प्राचीन भाषाओं में, प्राचीन लिपियों में लिखे हुए। या कुछ भूमि अनुदान का मतलब है लैंड ग्रांट्स, यानी कि कई बार शासक जो थे वो ज़रूरतमंदों को भूमि का अनुदान दिया करते थे। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये एक भूमि अनुदान है, ये तांबे का है, कॉपर का है, और इसमें तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि शासक ने भूमि का दान किसको किया, तो अक्सर ये दान ब्राह्मणों को किया जाता था। और प्रशस्ति का मतलब मैं बता दूं आपको, प्रशस्ति का मतलब होता है कि राज के दरबार में अगर कोई कवि है तो वो अपने राजा की प्रशंसा के बारे में क्या क्या लिख रहा है, उसका किस तरह से गुणगान कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमें दिखाई पड़ेगा कि धन के लिए युद्ध, ये एक बड़ा ही सामान्य सा एक युद्ध का कारण बन जाता था कि इस तरह शासकों ने अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए, अपने समृद्धि को बढ़ाने के लिए, राज्य के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए आसपास के राजाओं के साथ युद्ध किया। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक युद्ध स्ट्रगल आता है, जो कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इसमें 2 शासक नहीं, जबकि 3 शासक इन्वॉल्व थे। यानी किसी एक चीज़ को पाने के लिए 3 शासकों ने आपस में युद्ध किया। ठीक है, यानी एक ही समय पर 3 शासक आपस में लड़े। एक्चुअली उस वक्त एक बड़ा ही एक समृद्धशाली राज्य हुआ करता था कन्नौज, जो यूपी में है। उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए 3 लोग आपस में लड़ मरे एक तरह से, जिसमें 3 राज्य कौन थे? ये पाल थे,
ये गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। इनका एक बड़ा लंबा इतिहास है इस द्वंद्व का, पर ये समृद्धि को पाने के लिए, धन को पाने के लिए एक लालसा थी। इसी तरह संसाधनों पर अपनी विजय पाने के लिए, रिसोर्सेज को पाने के लिए उस वक्त मंदिर बड़े इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करते थे। मंदिरों में तमाम खजाना, तमाम आभूषण, तमाम सोना चांदी हुआ करती थी, और उसको लूटने के लिए भी तमाम लोगों ने मंदिरों पर अटैक किया। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान का शासक था महमूद गजनवी। उसने सोमनाथ के मंदिर पर लगभग 17 बार अटैक किए। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि मंदिरों को भी अपनी समृद्धि को बढ़ाने का एक सोर्स समझा गया। ठीक है, हालांकि किसी हिंदू शासक ने ऐसा नहीं किया, ये मुस्लिम शासकों की ओर से किया गया, क्योंकि वो लोग दूसरे धर्म से जुड़े हुए आस्था के केंद्रों पर उनका विश्वास नहीं था। और इसका डिटेलिंग महमूद गजनवी के एक राइटर हैं, के लेखक हैं, अल-बरूनी, उनकी किताब है किताब उल हिंद, उसमें इसका डिटेल मिल जाता है। इसी तरह से भारतीय के शासकों की बात करें तो उस वक्त अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अजमेर और जो आप कह सकते हैं कि राजस्थान के एक शासक थे जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने भी काफ़ी युद्ध लड़े। और उनका एक सबसे प्रिय युद्ध आपको पता होगा, पृथ्वीराज गौरी के साथ लड़ा गया, जो कि 2 बार ये युद्ध हुआ, 1191 1191 और 1192 में। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उनका बाद में देहांत हो गया। अब थोड़ा दक्षिण भारत पर नज़र दौड़ाते, अभी तक हम लोग उत्तर भारत में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। दक्षिण भारत में चोल राज्य की बात होगी। दक्षिण भारत के 3 राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं इतिहास में जो दर्ज हैं इतिहास के पन्नों में, उसमें चोल, चेर, पांड्य इनका नाम आता है। आज हम चोल राज्य की बात करेंगे। तो यहाँ मैप में देख रहे हैं आप उरैयूर और तंजावुर, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उरैयूर और तंजावुर। तो यहाँ पर भी वही घटना घटी। तंजावुर के जो एक प्रचलित शासक थे मुट्टियार नाम से, जो वंश शासन कर रहा था, उसको उरैयूर वंश के एक मुखिया थे विजयालय, उन्होंने उन्हें पराजित किया और उरैयूर से उनका शासन चोल, जो कि चोल वंश के नाम से विख्यात हुआ, वो तंजावुर वो ट्रांसफ़र हो गया। तंजावुर पे जब चोल वंश का शासन हुआ तो वहाँ पर तमाम चोल राजाओं ने बहुत सारा निर्माण कार्य करवाया, मंदिरों का निर्माण कराया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जो चोल राजा थे, उसमें 2 नाम काफ़ी आते हैं। एक तो राजेंद्र प्रथम नाम आता है और एक आता है राज प्रथम। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली शासक समझे गए थे। उसके बाद उनके पुत्र आते राजेंद्र प्रथम। उन्होंने इसी मंदिर निर्माण कार्य को जारी रखा और न सिर्फ भारत के अंदर, खासकर दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बढ़ा, बल्कि उन्होंने श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भी अपना प्रभुत्व कायम किया। चोल शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारे मूर्ति कलाओं का निर्माण किया, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया। और एक मंदिर है उनका गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर है जो कि उनकी वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से चोल राजाओं ने एग्रीकल्चर पर और सिंचाई को लेकर भी काफ़ी काम किया। हालांकि उस वक्त जहाँ चोल वंश का साम्राज्य था वहाँ पर कावेरी नदी का बहाव है, उसकी वजह से वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, पर फिर भी उसकी तमाम शाखाओं को चोल राज्य के डिफरेंट रीजन्स में पहुँचाया गया। नहरों के थ्रू तमाम तालाब बनवाए गए, कुओं का निर्माण किया गया, तमाम आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स होते हैं, जलाशय होते हैं, उनका निर्माण कराया गया। और उस वक्त तमिल क्षेत्र में या चोल साम्राज्य में सिंचाई के उन्नत साधनों की वजह से कृषि काफ़ी अच्छी होती थी। ठीक है, और कई सारे बांधों का निर्माण भी कराया गया, इसमें डिटेलिंग है। यहाँ पर एक एग्जाम देख रहे हैं आप चित्र में कि एक वाटर बॉडी है जिसमें कुछ पत्थर का, स्टोन का एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक प्राचीन डैम है, बांध की तरह, जो कि अब सब टूट गया है, इसलिए अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका इस्तेमाल पानी के बहाव को रोककर उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करना था, ताकि अलग अलग रीजन्स को पानी पहुँच सके जहाँ पर पानी की ये धार नहीं जाती है। ठीक है, अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। तो चोल साम्राज्य के प्रशासन में जो सबसे छोटी बॉडी थी साम्राज्य की, जिससे गांव होती है, उसे उर कहा जाता था। कई सारे गांव को मिलाकर नाडु बनता था। तो उर और नाडु, उसके बाद नगरों की बारी आती थी। तो गांव के प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दी गई, नाडु के प्रधानों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। और गाँव में खासकर एक धनी किसानों थे जिन्हें विल्लाल कहा जाता था, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये गाँव
के विकास कार्यों की देखभाल करें। नगरों में यही जिम्मेदारी नगरम नाम से एक पद हुआ करता था, उनको ये काम दिया गया। ठीक है, नगरम। ठीक है, अब इसके लिए तमाम समितियों का निर्माण किया गया, तमाम सभाओं का निर्माण किया गया, और अक्सर सभा और समिति में उस वक्त ब्राह्मणों का वर्चस्व हावी था। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व होने की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी एक जाति का प्रभुत्व भी दिखाई पड़ रहा है। खैर, जो तमाम कमिटीज़ थी, सभाएं थी, जो कि साम्राज्य के अलग अलग कार्यों को, चाहे वो निचली इकाई हो, चाहे मध्यम इकाई हो, चाहे जिला स्तर पर इकाई हो, जो उसका संचालन करती थी, जो कमिटीज़ बनाई गई थी, उसका चुनाव कैसे किया जाता था। तो इलेक्शन की बात होगी तो उस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस जो था वो बहुत ही सिंपल था। जो भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य बनना चाहता था वो अपना नाम देता था। सभी नामों को किसी एक छोटी सी एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, और उस बर्तन से एक तरह से लॉटरी निकाली जाती थी। किसी एक छोटे बच्चे से कह दिया जाता था कि आप एक पर्ची निकालिए, जिसकी पर्ची आती थी वो उस समिति का सदस्य बन जाता था। इस तरह से वहाँ उस वक्त एक इलेक्शन की प्रक्रिया होती थी और सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो ये इस चैप्टर में डिटेलिंग की गई है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। तो एक बार आप लोग इसको खुद रीड करिएगा, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे बेशक पूछिएगा। आप अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो के साथ मेरा ईमेल भी है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।